हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रथम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जिसमें जीके और हिंदी के 100 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न आपका पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और अगर इसमें आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। और अगर आप अपने ज़िले का या अपने घर के पास का कोई कॉलेज चाहते हैं तो वह भी आपको 250 पर मिल जाएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके का प्रश्न है, जीके में देखेंगे 50 प्रश्न आएंगे, 50 में देखेंगे लगभग आपका 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आते हैं, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ डिजिट बदला रहेगा। और इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। तो आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर परचेज कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला दिया गया है प्रश्न आपका, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे खालिस्तान दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए जो नियम विनियमों के उपबंधों के उल्लंघनों का अन्वेषण कौन करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जो नियंत्रक और जो यहाँ पे प्राधिकृत व्यक्ति होते हैं वे करते हैं। इसमें नियंत्रक और जो नियंत्रक तथा नियंत्रक द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति होते हैं वे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों सही होगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंटेज है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 18.2% है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला, चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। 1962 में जो चीन है, जो चाइना है, वह इंडिया पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, और यह प्रश्न पूछा गया था आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका 1 HP होता है, जिसको हॉर्स पावर भी बोलते हैं, उसमें 746 वाट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो सोयाबीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। जैन धर्म के संस्थापक की बात किया गया है तो ऋषभ देव हो जाएंगे। ऋषभ देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे पहला तीर्थंकर अगर पूछ लिया जाता है कभी भी तो यह ऋषभ देव होंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। 23वां अगर आपसे पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे, तीर्थंकर की बात किया जा रहा है। बाकी 24वां या आपसे अंतिम अगर तीर्थंकर पूछा जाता है तो यह आपके महावीर स्वामी हो जाएंगे, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड हो जाएगा। JL बेयर्ड शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह लिखा रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था रिसेंटली, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो जो रेडियो का आविष्कार है वह जी मार्कोनी ने किया, यह पॉइंट याद रखेंगे। जो बीएड में पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि जो चेचक होता है उसके टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। उसके बाद पेनिसिलिन की खोज एक बार पूछा गया था, तो पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, तो यह याद रखेंगे। किस क्रिकेटर को प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम दुर्रानी को मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा नकदी लेन देन का सर्वाधिक प्रभावी टूल है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो नकदी लेन देन है भीम ऐप के द्वारा होता है, ई वैलेट से भी होता है, आधार आधारित जो भुगतान होता है उसके भी माध्यम से होता है, तो उपयुक्त सभी होगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो अमौखिक संचार है उसमें संकेत, प्रतीक, कूट, उसके बाद रंग होता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में उपकर निम्न में से किस पर लगाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपूर्ति के कर योग्य मूल्य पर। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जो जीएसटी है, जीएसटी का यहाँ पे अगर हिंदी में देखा जाए अर्थ, तो वस्तु एवं सेवा कर होता है। और यहाँ पर देखेंगे जो जीएसटी है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, यह पॉइंट याद रखेंगे। बीएड में पूछा गया था जीएसटी का फुल फॉर्म, तो आपको कमेंट करना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। अगर कमेंट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल आराम से आप करके आएंगे, तो कमेंट जरूर करिए। किस खेल के लिए सबसे बड़े मैदान की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पोलो होता है, पोलो के लिए यहाँ पे बड़े खेल की आवश्यकता होती है, तो डी वाला राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो धारा 3 से 11 है, उसमें यहाँ पे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके गठन के बारे में बताया गया, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर उसे यहाँ पे बजाते हुए दिखाया गया है, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो यहाँ पे समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, और यहाँ पे बीड़ा कर लीजिएगा। डी वाला क्या होगा? राइट आंसर है। भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह संविधान के भाग 4 में है, यह याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार या जो मूल अधिकार है दोनों सेम ही होते हैं, तो जो मौलिक अधिकार है यह आपका संविधान का जो भाग 3 है उसमें है, तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला लोक आयुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में हुए थे, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, जो जीवी मावलंकर हैं उन्हीं के लिए लाया गया था, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। और सबसे पहले जो यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष थे वही यही जीवी मावलंकर ही थे, तो इनको भी आपको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो अनुच्छेद 110 है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। जो क्षेत्रीय परिषद है उसका जो सृजन हुआ है वह संसदीय जो कानून है उसके द्वारा हुआ है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया गया, मेघालय, जम्मू कश्मीर दिया गया, तो यहाँ पे ये सभी वाला होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का जो प्रावधान है संविधान के किस संशोधन अधिनियम में किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था, तो उसमें किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है।
तो इसको कहा जाता है बैठ जाना। उसमें आप लोग देखते होंगे जो आपका यहाँ पे न्यूज में दिखाता है, जब संसद की कार्रवाई चलती है तो उसमें देखेंगे बोलते होंगे कि बैठ जाइए, तो वही है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है, चारों पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया गया, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो पहला तो सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, यह भी आपका सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, यह तो गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है, यह भी गलत है। तो यहाँ पर होगा आपका पहला और दूसरा सही है। भारत के जो महान न्यायवादी हैं उनके बारे में यहाँ पे 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखेंगे पहले आ जाएगा यहाँ पे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, 4 हो जाएगा। उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव होता है। तो यहाँ पे अग्रता का क्रम दिया गया था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजा राम मोहन राय जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे हो जाएगा ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वही राजा राम मोहन राय थे, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी आर्य समाज दिया गया है, तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, संस्थापक हैं, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि न्यायमूर्ति रानाडे जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थनाथ समाज से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज रानाडे हो जाएंगे, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा सदस्य जो सांसद होते हैं, सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। राज्यसभा के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो 30 वर्ष हो जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए पूछा जाता है 25 वर्ष हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए पूछा जाता है तो 30 वर्ष होगा। राज्यपाल के लिए पूछा जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए पूछा जाएगा न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होगा। बाकी वोट देने के लिए आपका 18 वर्ष होना चाहिए, और मुखिया बनने के लिए जो प्रधान होते हैं गांव में, प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष। संसद का जो ऊपरी सदन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऊपरी सदन होता है या जो उच्च सदन होता है उसको राज्यसभा कहा जाता है, और जो निम्न सदन होता है उसको यहाँ पे लोकसभा कहा जाता है, या जो निचला सदन होता है उसको लोकसभा कहा जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 2500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में राज्यों की संख्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में देखेंगे वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय संस्थान अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इसरो। भारतीय संस्थान जो अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य करता है तो वह आपका यहाँ पे इसरो है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी शहर की नींव किसने डाली, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा अकबर ने। फतेहपुर जो सीकरी शहर है उसकी जो नींव है अकबर ने डाला था, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, यह पॉइंट याद रखेंगे। असम का जो प्रमुख त्यौहार है वह कौन सा है, असम की बात किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहू है। जो बिहू है असम का प्रमुख त्यौहार है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। ओणम दिया गया, ओणम केरल का हो जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपका एक और पूछा जाता है, पोंगल पूछा जाता है। पोंगल तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा, यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। बाकी याद रखना है जो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पे दिया गया से कम उम्र के श्रमिक को बाल श्रमिक कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 14 वर्ष हो जाएगा। 14 वर्ष से जो कम उम्र के श्रमिक होते हैं उनको बाल श्रमिक कहा जाता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को खरीदते समय समाप्ति तिथि की जाँच करना
कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो खाद्य उत्पाद होता है उसको जब भी आप परचेज करें, जब भी खरीदें, तो उसकी एक्सपायरी डेट देखना चाहिए। और जो आप यहाँ पे दवा लेते हैं, दवा में भी आपको देखना चाहिए। जो दुग्ध उत्पाद है उसका भी एक्सपायरी डेट चेक करके ही आपको लेने चाहिए, लेकिन बर्तन जो होता है उसका ही कोई एक्सपायरी डेट आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरनाथ की गुफा दिया गया है तो यह कश्मीर में है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। देखिए लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, मतलब कि जो सांसद होते हैं, सांसद आपको अगर बनना है तो भारत का नागरिक तो होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। तो यह गलत दिया गया है, क्योंकि 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम जो आयु रखा गया है वह 25 वर्ष रखा गया है, लेकिन यहाँ पे 30 वर्ष लिखा जा रहा है, तो यह गलत है। और आपसे देखेंगे गलत वाला ही पूछा जा रहा है, क्योंकि लिखा गया लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है पूछा जा रहा है, इसका मतलब है आपसे गलत वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है। तो 3 प्रकार के, यहाँ पे 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं वह हैं भारतीय संविधान में। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं। बस इतना याद रख लीजिए कि 3 आपातकाल हैं, और तीनों को जो अनुच्छेद है उसको भी देख लीजिएगा, या किसी वीडियो में आपको डिटेल में करा दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि भाषा की अभिव्यक्ति में कौन कौन से रूप हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह देखेंगे हो जाएगा। देखिए जो भाषा की अभिव्यक्ति है उसमें मौखिक और लिखित आता है, मौखिक लिखित दोनों दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हिंदी को। एक पॉइंट याद रखेंगे, जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं ऑप्शन में राष्ट्रभाषा मिल जाता है, राष्ट्रभाषा को ट्रिक करते हैं। राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया हिंदी को, यह पॉइंट याद रखेंगे। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, परिधान आवरण से बनता है पर्यावरण। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको बताया गया है कि जो आपका उपसर्ग होता है वह क्या होता है, शब्दांश होता है, वह देखेंगे शब्दों में पहले ही जुड़ता है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह कौन सा युग्म संगत है, कौन सा यहाँ पे युग्म है जो संगत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें एक ही आपका यहाँ पे सही दिया गया है, वैराग्य संदीपनी वाला सही दिया गया है कि तुलसीदास की है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि आजन्म शब्द का समास विग्रह। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जीवन पर्यंत। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो घोटक दिया गया, घोटक तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाता है। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो यहाँ पर होगा आपका यहाँ पे औद्योगिकीकरण लिखा गया, यह तो सही है। तहसीलदारी है, यह भी सही है। अस्पृश्यता, यह भी आपका सही है। तो अनुकर्म हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। तो डी वाला राइट आंसर है। विकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो क्रिया होता है यह विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, जो मेन है उसी की बात किया जा रहा है। तो ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दर्द। पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे दर्द होगा, क्योंकि आप लोग यह बोलते हैं कि दर्द हो रहा है, कभी भी हो रही है नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दर्द है पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो डी वाला राइट आंसर है। स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग पूछा गया, डी वाला राइट आंसर है। हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, एक पॉइंट याद रख लेंगे, कभी गलत आप लोग नहीं करेंगे, कि जो हिंदी में वचन होता है सिर्फ 2 ही होता है, एक वचन और बहुवचन होता है, इसमें द्विवचन नहीं होता। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है, यह पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल सही ट्रिक कीजिएगा। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका मित्रता है, मित्रता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, डी वाला राइट आंसर है।
देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जो जयचंदो दिया गया है वह जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो ठंडाई दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इसमें कर्म कारक हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो तो कर्म कारक, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और करण में भी से का प्रयोग होता है, जो अपादान होता है उसमें भी से का प्रयोग होता है, इसमें के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जाता है, और जो अपादान होता है उसमें अलग होने के अर्थ के लिए लिया जाता है से का प्रयोग। संप्रदान में देखेंगे के लिए का यूज होता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी पत्रिका जो कादम्बिनी थी उसके संपादक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र अवस्थी हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का जो सर्वनाम है वह भेद है, तो यहाँ पे क्या होगा प्रश्नवाचक हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो बूंद बूंद दिया गया है, या देखेंगे जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है कि बूंद बूंद टपक रहा है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला सीता जाती है, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हेतु हेतु मदभूत होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है, तो ध्यान देंगे राम ने मोहन को पैसा दिया, द्विकर्मक। सेठ मुनीम को वेतन देता है, द्विकर्मक। मां नौकर से भोजन बनवाती है, इसमें द्विकर्मक नहीं है, एक कर्मक है। पिता ने पत्र को यहाँ पे दिया गया है पुस्तक दी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक थोड़ी सी है, बाकी यहाँ पे डी वाले में भी आपका यहाँ पे द्विकर्मक यहाँ पे दिया गया द्विकर्मक, इसमें है, इन तीन में द्विकर्मक है लेकिन नहीं है वाला पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, इसमें वाच्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। जब क्रिया भाव के अनुसार लगेगी भाववाच्य, बी वाला राइट आंसर है। निम्न में कौन गलत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर देखेंगे आलोक दिया गया है, इसका यहाँ पे रात्रि दिया गया, अस्थावर दिया गया, अस्थावर का जंगम दिया गया है, व्यस्त का अकर्मण दिया गया, सकारात्मक का निराशात्मक दिया गया। यहाँ पे देखेंगे विलोम शब्द दिया गया है, आलोक का रात्रि होता है, अस्थावर का जंगम होता है, सकारात्मक का निराशात्मक होता है, तो गलत वाला पूछा जा रहा है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, की ओर को रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण। की ओर क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ए वाला राइट आंसर होगा। किस शब्दों की रचना प्रत्यय से हुई है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, इसमें जो दर्शनीय हो गया, पूजनीय हो गया, श्रवणीय हो गया, इनमें देखेंगे प्रत्यय लगा हुआ है, सब में प्रत्यय लगा हुआ है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसको क्रिया विशेषण कहा जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं उनको क्रिया विशेषण कहेंगे, सी वाला राइट आंसर है। मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। मदन तेजी से दौड़ा, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है, रीतिवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया कटक का सेना श्रृंखला चटाई, कर्तन का काटना, कतरना काटना, अपेक्षा का इच्छा, आवश्यकता उपेक्षा, आब का पानी, चमक शोभा, अनेकार्थक शब्द सब में दिए गए हैं, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है, सी वाला राइट आंसर है। निम्न में कौन सा विलोम युग्म ठीक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अपव्यय का मितव्यय दिया गया है, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगा करके पूरा कीजिए। परस्पर यहाँ पे विरोधी दलों का सहारा लेना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे हो जाएगा माथा ठनकना, तो यहाँ से हो जाएगा शक होना। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो जलधर दिया गया, नीरद दिया गया, पयोध दिया गया, यह सब आपके जल के पर्यायवाची हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। जब भी जल के पर्यायवाची में लास्ट में द लगता है वहाँ पे होता है आपका यहाँ पे बादल का पर्यायवाची, यह पॉइंट याद रखेंगे।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लोकोक्ति नहीं है। अक्ल बड़ी या भैंस लोकोक्ति है। अंधा क्या चाहे दो आंखें लोकोक्ति है। एक अनाथ 100 बीमार यह लोकोक्ति है। सिर उखली में देना यह मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रश्न दिया गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसमें देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य है, यहाँ पे विस्मयवाचक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास में देखेंगे आस प्रत्यय लगा हुआ है, तो सी वाला राइट आंसर है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, सत्य धन आग्रह, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, और यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला दिया गया बिल्कुल राइट आंसर है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको संधि बोलेंगे। दो वर्ड की मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन आपसे पूछा जा रहा है, तो संधि होगा, ए वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा स्कोर लाना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जरूर जाइए। आपको 2011 से लेकर 25 तक का 15 साल का पेपर मिल रहा है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सारे सब्जेक्ट हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।